फाइनली ड्रैगन बॉल का 20वां और आखिरी एपिसोड आ चुका है और ये सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त था। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है सुपर सैयन 4 को, जो कि अपनी अडल्ट बॉडी में था, और वहीं पिक्कोलो पीछे छुप के सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसे किसी भी तरह गोमा के सर पे 3 बार हिट करना था, जिससे थर्ड ईवल आई बाहर निकल जाए। गोकू वो नई पावर अपने अंदर महसूस कर सकता था और वो तैयार था गोमा से लड़ने के लिए, और वो वैसा ही करता है। वो अपनी पूरी ताकत से ही गोमा पे हमला करता है और वो बहुत ज्यादा तेज था और ताकतवर भी, क्योंकि उसका पंच तो गोमा भी हैंडल नहीं कर पाया, और वो पंच इतना खतरनाक था कि उसने लगभग स्टेडियम के 2 हिस्से कर दिए थे। पर किसी तरह गोमा अपनी पावर से गोकू को पुश कर देता है और फिर शुरू होता है दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट। शुरू में तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में बराबरी की बैटल हो रही है। गोमा उस पे पंचेस करता है और की ब्लास्ट भी, पर मानो अब तो गोकू सीरियसली लड़ ही नहीं रहा, क्योंकि फिर से गोकू उस पे भारी पड़ने लग जाता है। मानो इससे पहले वो अपनी पूरी पावर यूज कर ही नहीं रहा था। पर गोमा भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो भी बिना रुके गोकू के सारे पंचेस का जवाब देता है, पर फर्क बस इतना था कि गोकू गोमा के पंचेस का जवाब दुगनी तेजी और पावर के साथ दे रहा था, मानो वो किसी 5 साल के बच्चे के साथ बस खेल रहा है। और जब वो उसकी बुरी तरह से धुलाई कर ही रहा था, तभी फिर से बीच में आ जाती है द थर्ड ईवल आई, जो उसकी बॉडी को फिर से रिकवर कर देती है और गोमा को फिर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देती है। पर इस बार गोमा कोई रिस्क नहीं ले सकता था, तो वो अपने मैजिक स्टाफ को बुला के बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक करता है। वो बहुत ही ज्यादा की ब्लास्ट से अटैक इसलिए करता है क्योंकि गोकू बचे ना और उसे डॉज करने में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। पर अब सुपर सैयन 4 अचीव करने के बाद ये इसके लिए एक बच्चों का खेल था, और वो आराम से ही सारे अटैक को डॉज कर लेता है, और वो सारे के सारे की ब्लास्ट वैनिश हो जाते हैं जब गोकू और गोमा के पंच टकराते हैं। ये साबित करता है कि ये दोनों कितनी ज्यादा पावर से लड़ रहे हैं। इस बार तो थर्ड ईवल आई का यूज करने के बाद भी गोमा गोकू को सरपास नहीं कर पा रहा था। हालांकि वो उसे थोड़ी देर के लिए तो टक्कर दे पा रहा था, पर जैसे ही गोमा अपनी पावर बढ़ाता, ठीक वैसे ही गोकू भी अपनी पावर बढ़ा लेता। तो अब बाजी गोमा के हाथ से निकलती हुई दिख रही थी। गोकू उसे अपने दोनों हाथ से जकड़ लेता है और गोमा अपने टेलीकिनेसिस का यूज करके गोकू को चारों तरफ बांध देता है, वो भी एक पत्थर की बॉल से। पर मानो अब तो गोकू को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। वो बस अपने ऑरा से ही उन सब पत्थरों को हटा देता है और गोमा को देता है एक जोरदार पंच, जिसके इम्पैक्ट से तो दूर दूर की चट्टानें भी हिलने लगी थी। तो इसके बाद थर्ड ईवल आई फिर से गोमा को रिकवर करने लग जाती है, पर फिर से गोकू उसे एक स्माइल देता है, और ये स्माइल देख के तो गोमा भी चौंक चुका था। मानो अब गोकू को फर्क पड़ ही नहीं रहा कि गोमा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए। गोकू की नजरों में तो ये मैच तभी खत्म हो चुका था जब वो सुपर सैयन 4 बना था, और ये देख के गोमा बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो वो दोनों फिर से ही फाइट करने लग जाते हैं। वो उस पे पंचेस यूज करता है, की ब्लास्ट यूज करता है, पर गोकू किसी न किसी तरह उसे ओवर पावर कर ही लेता है। अब तो थर्ड ईवल आई भी परेशान हो चुकी थी गोमा की पावर बढ़ाते बढ़ाते, और साथ में गोमा का भी पारा हाई होते जा रहा था। तो वो गोकू को सीधा पकड़कर पाताल लोक में भेज देता है, और ये अंडरवर्ल्ड तो पूरे एक अलग डायमेंशन की तरह ही था। गोमा बस पागलों की तरह उस पर अटैक कर ही जा रहा था, चाहे उसे अपनी पूरी पावर भी क्यों ना लगानी पड़े। पर गोकू उन सबको आराम से डॉज कर लेता है और फिर से गोमा पे पंचेस करने लग जाता है। वो उस पे इतनी स्पीड से पंचेस करता है कि ईवल आई को रिएक्ट करने का मौका मिलता ही नहीं, और फाइनली वो उसे गोल गोल घुमा के बहुत दूर जाके फेंक देता है, और वो गोमा को वो ट्रीटमेंट देता है जो पुराने वाले ब्रोली ने गोकू को दिया था। और ये देख के सभी खुश थे, और डीमन आई फिर से गोमा को हील करती है और उसकी पावर बढ़ाती है। पर अब डिफरेंस ये था, अब गोमा हाफने लगा था। इससे पहले गोमा की फाइट जितनी बार भी हुई थी वो बिल्कुल भी नहीं थका था। अब ऐसा लग रहा था कि वो अपनी लिमिट रीच कर चुका है, और ये बात गोकू भी समझ चुका था। तो अब गोकू यूज करता है अपने स्पेशल मूव का। वो अपनी की चार्ज करने लग जाता है, और उसका ऑरा इतना जबरदस्त था कि गोमा भी पीछे हट जाता है, और पूरा स्टेडियम ही बिजली से भर चुका था, क्योंकि अब गोकू यूज करने वाला था कामेहामेहा का। और सच में ये बहुत ही ज्यादा एपिक था। गोमा भी काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसका कुछ फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि थर्ड ईवल आई भी अपनी पूरी जी जान लगा देता है। पर अब सुप्रीम डीमन किंग में भी इतनी पावर नहीं थी कि वो सुपर सैयन 4 को रोक सके। तो गोकू का कामेहामेहा बस गोमा के अटैक और उसको नहीं, बल्कि तीनों डीमन वर्ल्ड को चीरते हुए निकलता है। ये सभी डीमन वर्ल्ड के लोग विटनेस कर सकते थे। गोमा को तो समझ में नहीं आया कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि ईवल आई मिलने के बाद तो उसे पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। और ये देखने के बाद तो मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल सुप्रीम काय और वेजिटा की तरह था। अब गोमा अपना कंट्रोल खो देता है। अब तो वो अपने 2 पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो यही सही मौका था वो आए निकालने का। तो पिक्कोलो मौका देखते ही उसको हिट करता है। वो उसे एक बार हिट करता है, फिर दूसरी बार, पर जैसे ही वो उसे तीसरी बार हिट करने वाला होता है, गोमा उसे रोक लेता है और पिक्कोलो को बहुत दूर जाके गिरा देता है।
और ये देखने के बाद अरिनसु और बाकी लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें मुश्किल से एक मौका ही मिला था और वो भी उनने गवा दिया और थर्ड ये लूज हो चुकी थी। और अब गोमा भी समझ चुका था कि इनका रियल प्लान है क्या। वो बस किसी भी तरह इसकी थर्ड ये को निकालना चाहते हैं, पर वो ऐसा होने नहीं दे सकता। तो फिर वो यूज करता है पूरी पावर द थर्ड ये की। अब अरिनसु भी परेशान हो चुकी थी। वो सोचती है कि उस बुक में कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा ही जो हमें बता सके कि गोमा को कैसे हराना है। अब गोमा धीरे धीरे हील होने लगा था, तो जी फाइटर्स और बाकी माजिन्स उस पे अटैक करने जाते हैं, पर अब गोमा मजाक की मूड में बिल्कुल नहीं था, तो वो सब पे ही लाइटनिंग से अटैक कर देता है और फाइनली हील हो जाता है पूरी तरह। और अब इसकी भी गारंटी नहीं कि गोकू सुपर सीएन 4 को कितनी देर तक मेंटेन कर सकता है। तो अब हार इन सबके बहुत ज्यादा करीब थी, पर फिर से हर बार की तरह बुरे वक्त में एंट्री होती है हमारे हीरो माजिन कू की। वो गोमा के अटैक की वजह से हवा में उड़ रहा था, पर तभी उसे मौका मिलता है गोमा को हिट करने का, और वो उस बड़ी बुक से गोमा के सर पे 3 बार लगातार हिट कर देता है। और फाइनली जो काम जी फाइटर्स और बाकी माजिन्स नहीं कर पाए, वो माजिन कू ने करके दिखा दिया। उसने गोमा के फोरहेड से द थर्ड इवल आई को अलग कर दिया। कुछ देर के लिए तो गोकू भी हैरान था कि आखिर ये सब हुआ क्या, और गोमा वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ रहा था। और ग्लोरियो मौका पाते ही उस थर्ड इवल आई को कुचल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता ये फिर से किसी गलत हाथ में लगे। फाइनली सब कुछ ओवर हो चुका था। पांजी भागते भागते ग्लोरियो के पास आती है। अब वो फाइनली खुश थे कि ये पागलपंती रुक चुकी है, और तभी वहां पर आता है माजिन कू, जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, क्योंकि उसने वो करके दिखा दिया जो इतने टाइम से कोई नहीं कर पा रहा था। सच में शुरू में तो माजिन कू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और मैंने तो उसके जोकर के साथ साथ ना जाने क्या क्या ही बोल दिया था, पर धीरे धीरे इसने अपने आप को प्रूव करा, और ना जाने ही इसने अरिनसु की कितनी मदद करी। हमारे साथ अरिनसु को भी यही लगता रहा कि ये एक वर्थलेस क्रीचर है, पर इतना सब सुनने के बाद भी इसके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल हमेशा रहती थी। पर अब फाइनली लोग देख सकते हैं कि माजिन कू क्या क्या कर सकता है, और वो उतना भी यूजलेस नहीं है जितना वो उसे समझते थे। बुल्मा, सुप्रीम काय, पांजी और बाकी सभी उसका सपोर्ट करने लग जाते हैं। माजिन कू बहुत ज्यादा खुश था, पर अभी भी उसे बस 1% की तारीफ सुननी थी। और फाइनली अरिनसु को भी उस पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। अब सबको ही अपनी हैप्पी एंडिंग मिल चुकी थी, क्योंकि गोमा का राज फाइनली खत्म हो चुका था। तभी वहाँ अरिनसु के साथ साथ आती है मारबा, और वो उसे ट्रैप करने वाले थे उस छोटी सी बोतल के अंदर। मारबा उसे बोलती है कि 100 साल काफी होंगे अपनी गलतियों के बारे में सोचने के लिए। तभी पिकलो बीच में आके बोलता है कि देखा जाए तो उसने डेंडे को नहीं मारा। तभी वो अचानक से खड़े होकर बोलता है, हाँ मैं कभी उतना बुरा था ही नहीं, दरअसल मैं तो अंदर से एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो तुम्हें मेरी सजा कम करनी चाहिए। तब पिकलो बोलता है ठीक है, 100 ईयर्स की जगह 99 ईयर्स कैसे रहेंगे। और ये सुन के तो गोमा का मुंह ही उतर जाता है। उसे सच में लगा था कि ये इसकी सजा कम कर देंगे। और तभी अरिनसु अपने मैजिक से वहाँ पर देगासू को भी लेके आ जाती है, और वो मारबा को बोलती है कि इसको भी उसके साथ ही लॉक कर दो, गोमा को भी कंपनी मिल जाएगी। और मारबा वैसा ही करती है, वो अपने मैजिक से उन दोनों को ही ट्रैप कर देती है। तो अब अरिनसु बोलती है कि सुप्रीम डीमन किंग और वाइस सुप्रीम डीमन किंग दोनों ही ट्रैप हो चुके हैं, तो आखिर अब इस डीमन वर्ल्ड को कौन संभालेगा। तभी सुप्रीम काय बीच में आके बोलते हैं कि वो तुम बन सकती हो, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, समझदार हो, और तुम्हें पोटेंशियल है डीमन किंग बनने का। और वैसे भी ये तो तुम्हारा सपना ही था। वो बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनूंगी, और वैसे भी ये मत सोचना कि मेरा प्लान चेंज हो जाएगा। मैं अभी भी आउटसाइड वर्ल्ड में कब्जा करना चाहती हूँ, पर फिर भी मैं डीमन किंग की पोजीशन नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैं डीमन किंग बन भी गई तो कोई दूसरा आके मुझे हरा के खुद डीमन किंग बन जाएगा। तो पुरुंगा से बिना पावर लिए सुप्रीम डीमन किंग बनना एक बेवकूफी भरा आइडिया होगा। और देखा जाए इसकी बात सही भी है, क्योंकि अरिनसु में इतनी भी पावर नहीं कि वो एक तामागामी को हरा सके। तो अगर ये डीमन किंग बन गई तो कोई आसानी से इसे हरा सकता है। पर तभी नेवा बीच में आते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर हम ध्यान से सोचें तो डीमन किंग तो उसे ही होना चाहिए जिसने प्रीवियस डीमन किंग को हराया हो। अब सभी लोग हैरान थे, क्योंकि जिसने डीमन किंग को हराया है वो कोई और नहीं, खुद माजिन कू था, क्योंकि यही था जिसने थर्ड इवल आई को अलग करा। और माजिन कू खुशी खुशी बन जाता है द नेक्स्ट सुप्रीम डीमन किंग। और अब वो डीमन किंग बन ही चुका था, तो वो अरिनसु की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलता है, और आप बनोगी वाइस सुप्रीम डीमन किंग। अरिनसु हैरान थी कि आखिर तुम ये बोल क्या रहे हो, पर फिर माजिन कू बोलता है कि मुझे लोगों को पहचानने की परख है। आप बुरे होने का दिखावा करती तो हो, पर आप अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कितनी ज्यादा होशियार और समझदार हो। और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे बनाया है, तो आप ही होंगी वाइस सुप्रीम डीमन किंग, और माजिन डू बनेगा हमारा मिनिस्टर। और मारबा और नेवा के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो भी बनेंगे हमारे मिनिस्टर। ये सुन के तो वो दोनों ही हैरान थे, और वो ग्लोरियो को भी चुनता है, क्योंकि चाहे उसने अरिनसु को धोखा दे दिया था, पर उसने वो करा जो डीमन वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा सही था। तो इसका मतलब वो डीमन वर्ल्ड के लिए वफादार है,
और वो नेक्स्ट मिनिस्टर चुनता है किंग कदान को। तब वो बताता है कि आपने पूरी जी जान लगा दी थी इस बैटल में, जो कि प्रूव करता है कि आप भी इस डीमन वर्ल्ड के लिए लॉयल हो। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई तीसरे वर्ल्ड का माजिन फर्स्ट डीमन वर्ल्ड का मिनिस्टर बन रहा है, जो कि प्रूव करता है कि माजिन को सभी को इक्वली ट्रीट करता है। और ये सुन के पांजी भी खुश थी और वो अपने डैड को गले लगा लेती है। फिर माजिन को जाता है गोकू और उनके दोस्तों के पास और वो बोलता है कि तुम सबने भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करा, क्या तुम में से किसी को मिनिस्टर बनना है? पर गोकू तो साफ मना कर देता है। वो बोलता है नहीं, मुझे तो बस घर जाना है। तो माजिन को उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता, पर तभी मिनिस्टर बनने के लिए पीछे से कोई हाथ उठाता है और वो कोई और नहीं, वो हाइबिस था। इसने तो पूरी सीरीज में वेजिटा को रोस्ट करने के अलावा पता नहीं क्या ही कर रहा। अब माजिन को जाता है अरिंसू के पास और वो उसे अपना हाथ देते हुए बोलता है कि चलो इस डीमन वर्ल्ड को एक स्कैरी पर एक अच्छी रहने लायक जगह बनाएं। और अरिंसू तैयार हो जाती है और सभी लोग उनका फुली सपोर्ट करते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि वो उनसे डरते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें उन पे भरोसा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जाने की तैयारी करने लग जाते हैं और पांचे बुल्मा को देती है बहुत सारे ही मैजिलाइट्स, जैसा उसने एपिसोड 13 में प्रॉमिस करा था। और माजिन को उनके सफर के लिए कुकीज पैक कर रहा था और डू वो तो बस खा ही रहा था। और दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा अभी भी फाइट कर रहे थे। वो बोलता है कि घुमा को मैं ही हरा सकता था, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझसे छुपाई। तब गोकू बताता है कि वो सुपर सैयन 4 को अचीव करने की कोशिश तब से कर रहा था जब से माजिन बू से उनकी फाइट हुई थी, क्योंकि अगर कोई माजिन बू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आता तो वो उसे रोक सके, पर उसे पता नहीं था कि वो इस लेवल तक पहुंच पाएगा। तब वेजिटा नाराज होकर बोलता है कि क्या आप सुपर सैयन फॉर्म बाजार में बिकने लगी है? तभी गोकू बोलता है कि ज्यादा मत बोलो, तुमने भी तो सुपर सैयन 3 अचीव कर ली। तब वेजिटा बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, वो कोई सुपर सैयन फॉर्म नहीं है, वो है अल्ट्रा वेजिटा 1। गोकू बोलता है अल्ट्रा वेजिटा 1, ये क्या ही बकवास कर रहे हो? और ये बोल के वो वहाँ से उड़ के चली जाता है। और दूसरी तरफ नेवा ऑफर करते हैं डेंडे को वहीं पर रुकने के लिए, पर वो साफ मना कर देता है। पर डेंडे बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, नमिकिन्स ने अपना प्लेनेट खो दिया है, तो मैं उन्हें डीमन वर्ल्ड के बारे में जरूर बताऊंगा और वो खुशी खुशी यहाँ पर आ जाएंगे। फिर नेवा बोलता है कि मुझे इंतजार रहेगा, बेचारा 1000 सालों से नमिकिन्स का वेट कर रहा है। अब किंग कदान गोकू को थैंक्स बोलते हैं। अब तीनों डीमन वर्ल्ड में पहले की तरह कोई डिफरेंस नहीं था, कोई भी कहीं आ जा सकता है और किसी में भी कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि अब डीमन वर्ल्ड एक सही हाथों में है। और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं कि अगर यहाँ पर हालात बिगड़ गए तो हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे। और गोकू बोलता है बिल्कुल, हम तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। और अर्थ पे भी सब कुछ फिक्स हो चुका था, सभी अपनी रियल एज में वापस आ चुके थे। अब इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली सब कुछ सही हो चुका था। पर बुल्मा तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे तो फिर से जवान होना था। तभी गोकू ग्लोरियो से रिक्वेस्ट करता है कि हम उस दुकान पे जा सकते हैं जहाँ पर बग कैंडी हमने ली थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिवाइव वर्क खरीदनी है। फाइनली ये उस दुकान पे पहुंच जाते हैं और अब तक न्यूज़पेपर में खबर आ चुकी थी कि माजिन को ही बन चुका है न्यू डीमन किंग। और वो औरत गोकू को देखते ही पहचान जाती है। वो बोलती है कहीं ये बग कैप्सूल का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, तुम्हारी हाइट इतनी बड़ी कैसे हो गई? फिर गोकू मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने तो हमारी और भी ज्यादा मदद करी थी, तो मैं थोड़ी और लेना चाहूंगा। और बुल्मा भी वहाँ से कुछ कैंडीज ट्राई करती है, पर उसका मूड चेंज हो जाता है जब वो कैंडी को पलट के देखती है और उसे समझ में आता है कि इसे बग कैंडी क्यों कहा जाता है। वो उसे फेंक के बोलती है कि ये तो बिल्कुल ही डिस्गस्टिंग है, आखिर कोई इंसान इसे कैसे खा सकता है, इस चीज को तो मुझसे दूर ही रखो। पर तभी वो औरत बताती है कि ये कैंडीज बड़ी काम की है, ये एक्नेस को मिटा सकती है, पिंपल्स को, और यहाँ तक कि ये स्किन को जवान भी कर सकती है। और ये सुन के ही बुल्मा के कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि स्किन को जवान कर सकती है? फिर वो औरत बताती है कि जो भी इस कैंडी को खाता है कि स्किन 10 साल यंगर हो जाती है। और ये सुन के तो बुल्मा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, तो वो बोलती है कि ये सारे ही पैक कर दो। और अभी यही थी जो थोड़ी देर पहले इसके खिलाफ थी। और वहीं पर शॉप पे घूमते घूमते पांजी को एक चीज मिलती है, जिसे देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो कुछ और नहीं थी द थर्ड इवल आई। ये देख के तो गोकू भी हैरान था कि आखिर इधर कर क्या रही है, और वो भी एक नहीं दो। वो उस औरत से भी पूछते हैं कि आखिर ये तुम्हारे पास आई कैसे? तब वो बताती है अच्छा तो तुम इसकी बात कर रहे हो, ये द थर्ड इवल आई है, अगर तुम इसे अपने फोरहेड पे लगाओगे तो तुम्हें एक ऐसी ताकत मिलेगी जिसकी तुमने उम्मीद भी ना करी हो। पर हालांकि लोग मेरी बात पे यकीन करते नहीं है। हाँ, पर मैंने बहुत साल पहले एक आंख किसी को बेची थी, वो भी थोड़े सस्ते दामों पे, तो अगर तुम्हें भी चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हें डिस्काउंट पे दे सकती हूँ। और सबके सब ये हैरान थे, क्योंकि जिस आई ने इनके नाक पे दम करके रखा था वो बस एक स्टोर पे मिलती है, और आखिरकार ये स्टोर में आई कैसे? क्या इसके पीछे भी कोई राज है? क्योंकि इसके बाद ड्रैगन बॉल दाइमा खत्म हो जाता है। और फाइनली ये था टोरियामा सेंसे का आखिरी वर्क।
और अब ड्रैगन बॉल दाइमा खत्म हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जीटी की सीरीज चालू कर दूं, क्योंकि कमेंट्स में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनने जीटी नहीं देखा, तो शायद अगले सैटरडे को आपको वो देखने के लिए मिल जाए।